मेरा प्रणाम। नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत शुभ दिन देख के आया हूँ। आज अष्टमी भी है और नवमी भी है। यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य आज वाला शांति बनाए रखिए भैया। अपने उम्मीदवार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो प्रियंका गांधी जी के प्रत्याशी हैं, राहुल जी के प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार अभियान में मैं आया हूं। रास्ते में आ रहा था तो बहुत पुरानी एक याद आई, आपसे साझा करना चाहता हूँ। राजीव जी के साथ आया था सथरिया, बड़ा सतहरिया पड़ा। सतहरिया का जब ये आयोजन हो रहा था, जो है आप खामोश रहो यार, क्या अनुशासन हिंसा कर रहे। जब बन रहा था तो मैं बिजली मंत्री था, उसी भाग मेरे पास। राजीव जी ने सिर्फ यही सवाल पूछा था मुझसे कि ये बताओ, अगर यहाँ हम इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप करें तो उनका एक अंग्रेजी में था, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पावर। लोगों को यही शिकायत रहती है कि पावर स्केर्सिटी। तो मैंने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि साहब आनपरा ए और आनपरा बी जापान के सहयोग से आ चुका है और मैं इसे 1 महीने 2 महीने में कमीशन करूँगा। तो पावर के लिए आई एश्योर कि पावर की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जौनपुर चुना गया। जौनपुर इलाहाबाद बॉर्डर, प्रतापगढ़ बॉर्डर, इधर बनारस बहुत दूर नहीं, वाराणसी भी काशी में। लेकिन आज रोना आ रहा था देख के, बहुत दुख हुआ। उनको नहीं होगा जो सड़क से आ जाते हैं, लेकिन उनको होगा जो उसके जन्म से उसके साथ, जब ये आइडिया कंसीव हुआ, शिलान्यास हुआ, तब से मैं लगातार जुड़ा था। थोड़ा मैं रुक भी गया, देखने लगा, मुझे प्रेमाइसेस दिखाई पड़े, बने हुए शेड्स दिखाई पड़े, लेकिन वो जो धुआं निकलता हुआ, जो सिग्नल होता है कि ये चल रहा, वो नहीं दिखाई। मुझे सिर्फ एक चीज़ जो लोग पूछते हैं, भाजपा कभी कभी कहती है 70 साल में क्या किया, तो 70 साल में हमने सतहरिया किया और आपने उसको बंद किया सापा बसपा भाजपा। मेरा एक बड़ा सीधा सा आज वही रास्ते में, चूँकि इसमें इसलिए नहीं होगा कि जिस समय मैंने लिखाया था उस समय मेरे दिमाग में नहीं थी, रास्ते में आया थी। यही जवाब है। हमारा क्या इरादा है? इरादा ये था कि जौनपुर में कुछ और चीज़ें भी मशहूर हैं, लेकिन यहाँ का इंटेलेक्चुअल मशहूर था, स्टूडेंट मशहूर था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और आप कहीं चले जाओ उत्तर प्रदेश में तो यहाँ का IAS, IPS, DCS, DPS, जौनपुर में एक ज़माने में इफरात होते थे। मैं सोचता हूँ आसपास के ज़िले में शायद इतने नहीं होते थे, तो 2-4 गांव भी हैं नाम उनका। तो ये दिमाग में था कि यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी हो जाए और अपना उद्योग हो जाए। तो जौनपुर के साथ जो यहाँ का एक इंटेलेक्ट है, यहाँ पे जिसको कहते हैं हमारा सबसे बड़ी कीमती चीज़ जो है बुद्धिमत्ता, वो यहाँ है, उसका सदुपयोग यहाँ हो जाए। ये था कांग्रेस का सपना नहीं, कांग्रेस के हकीकत। इसीलिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने खोली, बहु वीर बहादुर जी के समय, उस समय मैं उनके साथ था। जबकि श्रीपत जी के टाइम से शुरू हुई थी, मैं उनके साथ भी था। तो एक हमारे दिमाग में जो जौनपुर को लेकर नक्शा था कि यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान
और यहाँ इतनी क्षमता विकसित कर दो कि उसे कहीं बाहर न जाना पड़े। मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ सपा पे, बसपा पे, भाजपा पे, तीनों पे, कि इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं। जो हमने किया था, राजीव गांधी ने किया था, कांग्रेस ने किया था, उसको बर्बाद किया। आज भी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी उस ऊंचाई पे नहीं जा पाई जिस कल्पना के साथ ये बनाई गई है। इसमें सेंट्रल से ला के टेक्निकल अच्छा करेंगे, जिससे इसको सतहिया दिमाग में बार बार आता है। इन तीनों के कार्यकाल में सिर्फ एक ही चीज़ रह गई, वही इमरती मशहूर रह गई, पूंजी रह गई, लेकिन जो एक सतहिया या यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट था कि हम अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, वो समाप्त। ये तीनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि तीनों 89 के बाद कांग्रेस नहीं आई, ये लोग आए। इन लोगों ने बनाया कुछ नहीं, पर जो बना था उसको खत्म। ये वही जौनपुर है जब 77 में कांग्रेस सब जगह समाप्त हो गई थी, उससे 2 जिलों ने इसको रिवाइव किया था, एक जौनपुर, एक रायबरेली। रायबरेली में तो इंदिरा जी थी, जौनपुर में ठीक है कमला भाई, उपाध्याय जी, दुबे जी सब थे, लेकिन कोई इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता नहीं था। यहाँ की जनता ने रिवाइव किया। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जब भाजपा सरकार हर मोर्चे पे असफल हो गई है और बसपा और सपा भाजपा का विकल्प नहीं हो सकते। बात देखें, हम गर्व से कह सकते हैं कि अगर आज भाजपा से लड़ना हिंदुस्तान में, चाहे वो कृषि बिल हो जो आया है, जो किसान को एक बार फिर गुलाम बना दे, फिर से जमींदारी प्रथा आ जाएगी। तो उसका एक उदाहरण है कि आखिर इतने बड़े एक्ट में इस बात की गारंटी क्यों नहीं कि एमएसपी जारी रहेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। ये मुजमानी तो कहते हैं, पर लिख के देने को नहीं दिया। क्यों भाई? तो सपा और बसपा आप लोगों के सहारे लड़ रहे हो तो लड़ रहे हो, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संचार माध्यम से। सड़क पर अगर कोई लड़ता दिख रहा है तो उसका नाम है राहुल गांधी और प्रियंका। मैं साथी था जब राहुल जी को धक्का देके गिराया गया। मन तो यही हो रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू की परंपरा के साथ ये सरकार ये कर, जिसने आज़ादी दिलाई, अधिकार दिया, उसके साथ ही। और वो रूप देख के कांग्रेस जनों की उम्मीद बनी, चलते हुए लाठीचार्ज में नेता कार में बैठ जाता है, कार से निकल के अगर कोई गया तो उसका नाम था प्रियंका गांधी। वो फोटो आप लोगों ने देखी होगी अखबारों में। तो भाजपा हर मोर्चे में फेल हो रही है। अब अगर बढ़ता हुआ जनसमूह, चेहरे पे खुशी और उठी हुई मुठ्ठियां, अगर कोई पैमाना है तो बिहार में 2/3 बहुमत से कांग्रेस हारी और जेडीयू बीजेपी दोनों मिलकर एक ऐतिहासिक पराजय की ओर अग्रसर, अगर वो पैमाना है तो। मतलब एक तरफ तेजस्वी जी की और राहुल जी की रैली हो रही, उसमें 10 गुना भीड़ है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी शामियाने के अंदर ही खिसकते रहते हैं। और जनता का चेहरा तो देख लो, पर हमारा भी जीवन 40 साल किसी न किसी हाउस में बीता है। प्रधानमंत्री जी का चेहरा इस बात की गारंटी दे रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार से अपना बदला बदला नहीं लेते। और आखिरी दम तक साथ देने वाला लोजपा उनके तो साथ रहता और जेडीयू के खिलाफ नहीं लड़ता। ये रिजेक्शन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द बीजेपी के 6 साल की सरकार की नीतियों को पूरी तरीके से रद्द हो रही है, नॉट पेड।
राजस्थान, पंजाब से शुरू करता हूँ। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, चलिए साउथ में आंध्रा, तेलंगाना हम नहीं आए, केरल, जो मोदी जी के कार्यकाल में जो रिजेक्ट हुई है, बंगाल, गोवा सरकार बनी, झारखंड, गोवा में सरकार थी बीजेपी की, गई, अब कैसे बनी? 12 और 18 के बाद 12 वाला 20 पार करा रहा है राज्यपाल जी की महिमा। क्या हुआ मणिपुर में? 2-3 एमएलए के साथ सरकार बना। तो रिजेक्शन बाय पब्लिक है, पब्लिक ने नकार दिया है बीजेपी की नीतियों, और सपा और बसपा यहाँ विकल्प नहीं बन सकती। एक सवाल शायद मेरे ख्याल से मुझसे बेहतर आप लोग जवाब दे सकते हैं। मैं बीएसपी का उदय शुरू हुआ है 86-87, 12-13 एमएलए, 9 एमएलए, 8 एमएलए आते थे, 91-93 मेरे साथी बैठते थे। हमेशा बीएसपी ने एक काम किया, बाई इलेक्शन नहीं लड़ी। और ये कब नहीं लड़ी मैं बता दूं आपको, कारण शायद आप लोगों को न मालूम हो। बिजनौर में मायावती जी जब हारी मीरा कुमार से, उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं बाई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं पूछना चाह रहा हूं बीएसपी से, आज क्यों लड़ रही है? 25 साल बाद, 20 साल बाद आज क्यों लड़ रही हो? लड़ रही हो या लड़ाई जा रही हो? लड़ रही हो या लड़ाई जा रही हो? आखिर कुछ तो मजबूरियां हैं। किसी तरह तरह की चर्चाएं हैं, तो लोग कहते हैं फाइल दिखा दी जाती है, उसके बाद मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक सवाल मेरा है जो आप लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक बाई इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, तो 14 महीने का चुनाव है, 3-3, 4-4 साल का नहीं लड़ा आपने। फूलपुर, गोरखपुर पार्लियामेंट हुआ, पिछली बार नहीं लड़ा आपने। जितने चुनाव हुए आपने नहीं लड़े। चुनाव लड़ रही हैं आप या लड़ा रही हैं, ये तो एनीवन कैन अंडरस्टैंड, समझ सकते। दूसरा यहाँ मुद्दा जो होगा हमारा, हम जनादेश चाहेंगे किसान से। ये जो कृषि विधेयक आया, जो किसानों से मालिकाना हक छीनेगा, जमीन के जो उपज किसान की होगी उसको तय करने का अधिकार किसान को या जनता को नहीं होगा, वो अडानी जी को होगा। उस पे जौनपुर की प्रबुद्ध जनता से मैं चाहता हूं जनादेश दे किसान की, वरना क्या होगा? जब पार्लियामेंट में बोलेंगे हम लोग, विधानसभा में बोलेंगे हम लोग, तो कहेंगे देखिए साहब, जौनपुर की भी जनता चाहती है, देवरिया की भी जनता चाहती है, यहाँ की जनता चाहती है। तो किसानों से विनम्र आग्रह करने आया हूँ कि अगर अपनी ज़मीन बचानी है, अपना पैदावार की सही उपज लेनी है, तो वो भाजपा को हराएं और सपा बसपा विकल्प नहीं, इसलिए कांग्रेस को जिता के एक संदेश दें। मैं आप पूछने आया हूँ, मैं बिजली मंत्री रहा हूँ कि सरप्लस बिजली है आज हिंदुस्तान में, सरप्लस। कारण क्या है कि जो 3-3 शिफ्ट चलती थी फैक्ट्रियाँ मिले, वो एक शिफ्ट भी नहीं चल रही, ताला बंद है कोरोना की वजह से। तो जब सरप्लस बिजली है तो बिजली की कटौती क्यों? बिजली की कटौती क्यों? महंगी बिजली खरीद के प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए, टोरंटो को वो बेचे, और आप किसान का, आम आदमी का अगर जरा बकाया रह जाए तो आजकल काट दे रहे हैं, कलेक्शन काट दे रहे हैं। और एक बात कोरोना पे भी कहना चाहता हूँ जनादेश, जिसने हमारा आपका मुंह ढक दिया। कोरोना के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं दावे से कह रहा हूं, जितने सवाल पूछेगा सारे सप्लीमेंट्री का जवाब दूंगा।
अगर हिंदुस्तान में कोरोना के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। अब आपको मैं जवाब देता हूं क्यों। निकालिए गूगल, जनवरी का बयान देखिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा कोरोना भयंकर रूप से चाइना में आया हुआ है, ये कोविड-19 है, 20 नहीं, यानी अक्टूबर नवंबर में चाइना में आ चुका था। राहुल गांधी ने कहा कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि ये हिंदुस्तान आएगा, तो राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। अच्छा, कोरोना आ कैसे सकता था? हिमालय है बीच में, पैदल आ नहीं सकता था, ट्रेन है नहीं, बस आती नहीं, तो सिर्फ आ सकता था तो इंटरनेशनल फ्लाइट से आ सकता था। राहुल गांधी की वो संस्तुत क्यों नहीं मानी गई कि इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करो? उसका भी जवाब है डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में। चापलूसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारी भाजपा की सरकार ने नमस्ते ट्रंप किया, और नमस्ते ट्रंप करने के लिए इनको इंटरनेशनल फ्लाइट खोल के रखनी पड़ी। 7,500 लोग तो नमस्ते ट्रंप के लिए सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे, 7,500। राष्ट्रपति जी तो अपने प्लेन से आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी, उनका मीडिया, उनके सहायक सब 3-3, 4-4 दिन पहले आए। और इसीलिए अगर फैला मुंबई में तो सबसे ज़्यादा कहाँ फैला मालूम है? छोटा एरिया, जो आपका सबसे बड़ी एशिया की बस्ती, क्योंकि वेटर वहीं रहता है, दरबान वहीं रहता है, टैक्सी चलाने वाला वहीं रहता है। और भाजपा वाले भाई लोग कहते हैं, बहन भी हैं कुछ एक दोस्त में, वो कहते हैं कि साहब जिस दिन ट्रंप साहब आए थे उस दिन तो 1 लाख के नीचे था, उसके बाद बढ़ा। तो हमने कहा यार तुम्हारे सवाल में ही जवाब छिपा है मेरा, कि उसके पहले कंट्रोल में था, और जब ट्रंप नमस्ते ट्रंप हुआ उसके बाद आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। तो कोरोना से चलिए आ गया। सरकार का कर्तव्य क्या था? ईमानदारी से आप लोग अपने दिल पे, मीडिया ही नहीं, आप हिंदुस्तानी हैं, दिल पे हाथ रख के कहिए क्या सरकार खड़ी हुई कोरोना पे जनता के साथ? दाढ़ी बाबा, अब तो कह सकता हूँ दाढ़ी बाबा, क्योंकि काफ़ी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अब कहा जा सकता है, क्योंकि वो बंगाल में चुनाव है और रविन्द्रनाथ टैगोर का लुक देना है। तो दाढ़ी बाबा ने क्या किया? 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था वो तो बड़े पूंजीपतियों के पास गया। गरीब आम जनता या रोज खाने कमाने वाले या बेरोजगार नौजवान को क्या मिला? अगर मिला होता तो घर में रहता, लॉकडाउन में नहीं मिला, मजदूरी करने के लिए बात हुआ, बाहर निकल के रेडी लगाने के लिए बात हुआ, 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के आने के लिए बात हुआ, और इसीलिए फिर हमने ज़्यादातर चीज़ें लिख दी, 3-4 पॉइंट है। जौनपुर इंटेलेक्चुअल सिटी है, आप सब पुराने चेहरे दिख रहे हैं, आप डेवलप कर लो उसको। कोई सवाल हो तो जरूर। कोरोना वैक्सीन को लेकर के बड़ा हंगामा खड़ा हो रहा है। एक कहावत है हमारे आपके यहाँ, सूत न कपास, पुराना अंग्रेजी अंसारी भाई की कहावत है, चुलहन में लट्ठम लट्ठा। अरे वैक्सीन अभी बनी कहाँ? ये बदनीयती है सरकार की, केंद्र सरकार की। अभी वैक्सीन 3-4 महीने बन नहीं रही है। बिहार के चुनाव में डूबती हुई अपनी किस्ती को बचाने के लिए ये कहा गया कि हम यहाँ फ्री वैक्सीन देंगे। तो अगर बिहार में चुनाव में फ्री वैक्सीन दोगे तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दोगे भाई? प्रधानमंत्री जी आप तो MP यही पड़ोस से हो, यहाँ क्यों नहीं? आपने शायद पढ़ा नहीं, मैंने लिखा है वैक्सीन वाले है मेरे प्रश्न जी, और पढ़ लेते तो सवाल ना पूछा पड़ता। मोस्टली आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं
जनता को समझा रहे हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस की बात क्यों नहीं समझ रही है? क्या कारण है? नहीं समझ रही थी, ये बात सही है, लेकिन अब मैं दावे से कह सकता हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता में एक नई ताकत आई, नई ऊर्जा आई है। और प्रियंका गांधी ने जब से कमान संभाली है, आम लोगों में ऐसा लगता है जैसे इंदिरा गांधी दूसरी बन के आई है। दूसरा, हर चीज़ का एक दौर होता है। लोगों के दिमाग में कई चीज़ थी, नाम नहीं लूँगा मैं, यहाँ पे चुनाव चल रहा है तो मैं मुद्दे को नहीं कहूँगा, सब मुद्दे खत्म हो, अब किसी के पास कुछ बचा नहीं। अब कांग्रेस की वापसी का दौर है। 2022 में भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस का लौटकर आना। जीत का समीकरण जनता ही, जो मुद्दे मैंने उठाए हैं इसी की तरह स्थानीय मुद्दे हैं। क्यों नहीं ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है जौनपुर का? क्यों कल शाम की बात बता रहा हूँ, मैं जब फोन लगा के पूछ रहा था क्यों दिन भर जाम रहा, क्यों नहीं निस्तारण किया भाजपा, सपा, बसपा ने? क्यों नहीं यहाँ जो समस्याएं बताई इनका निस्तारण? मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यही हमारे जीत का आधार बनेगा कि जो कुछ भी जौनपुर में बड़ी चीज़ है ये कांग्रेस की देन है, और जो बिगड़ा है गैर कांग्रेसवादी। जिसको आपने बिगड़ दिया है, जिस व्यक्ति को कल तक वो कांग्रेस में रहते हुए एक मेडिकल का झोला ढोका, और आज आपने उसको बिगड़ते जनता इस बात को जानती है। ये हमारे संगठन की ना रिपोर्ट है, मतलब मैं अपने कैंडिडेट के लिए ऐसे सवाल का जवाब दे रिपोर्ट अरे आप छोड़िए, जनता जानती आप छोड़िए, आप कहते हैं मैं आपकी बात का जनतापूर्वक खंडन करता हूँ। वो शुद्ध कांग्रेसी है, विशुद्ध कांग्रेसी है, और उसके कांग्रेस होने पे कोई सवाल नहीं उठा। और झोला ढोने का सवाल जहाँ तक है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस का झोला ढोता है, किसी इंडिपेंडेंट में इतनी हैसियत नहीं है उसका झोला। कितने वोट से आप मल्ली का चुनाव जीत रहे हैं? कितने वोट से मल्ली का चुनाव जीत रहे हैं आपके आप? सवाल का जवाब तो दे दिया। आपने सवाल पूछा, मैंने कह दिया ये गलत है। सर, चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा हाँ? रहा है, चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है 2022 की। ऐसे में कितने विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतने में सफल हुए? हम सातों जगह पूरी मजबूती के साथ हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है, और अब तो 8वां भी घोषित हो जाएगा हाईकोर्ट ऑर्डर में। हमारी जगह पूरी मजबूती से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर